नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरांधा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही सियासी दलों में शह और मात का खेल भी जारी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल को अति संवेदनशील घोषित करने की मांग की है। साथ ही राहुल गांधी पर भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग के दर पर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का दल पहुंचा। आयोग के दरबार में बीजेपी ने एक मांग रखी और एक शिकायत की। पहले आप बीजेपी की मांग देख लीजिए। चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा को देखते हुए राज्य को अति संवेदनशील घोषित किया जाए। चुनाव के वक्त राज्य के सभी बूथों पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती की जाए। पश्चिम बंगाल में दागी अधिकारियों को चुनाव की ड्यूटी से हटाया जाए और राज्य में मतदान के दौरान मीडिया से अघोषित पाबंदी हटाकर प्रवेश की अनुमति दी जाए। हमने उनसे मांग की है पूरे बंगाल को सुपर सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाए। हमने पदाधिकारियों का नाम भी दिया है। ऐसे पदाधिकारी जिनकी निष्पक्षता बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ऐसे पदाधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाया जाए। सारे बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए। बीजेपी की मांग पर टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी बौखला गईं। To declare all the booth sensitive, don't you think it's a humiliation, insultation? Why BJP people are very sensitive about Bengal? Why they are so scared? Why they are so afraid? चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल को अति संवेदनशील घोषित करने की मांग के बाद बीजेपी ने लगे हाथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भी शिकायत कर दी। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और कल राहुल गांधी ने जिस तरह से टीवी पर बेबुनियाद झूठे शर्मिंदगी भरी आरोप लगाए प्रधानमंत्री के खिलाफ कि किसका पैसा निकाल कर किसके पॉकेट में डाल दिया, इससे कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। दरअसल मंगलवार को अहमदाबाद की एक रैली में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने वायुसेना के जेब से 30,000 करोड़ रुपए की चोरी की है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी बिना तथ्य के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 2019 की जंग जीतनी है तो फिर युवाओं को पटाना होगा। पहली बार बने वोटरों को अपनी तरफ लुभाना होगा और जो ये करेगा वही बनेगा देश की सत्ता का सिकंदर। कैसे, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ एक हफ्ते का फर्क है। बुधवार को राहुल गांधी चेन्नई के कॉलेज में पहुंचे तो वहीं सिर्फ एक हफ्ते पहले पीएम मोदी भी कांचीपुरम में गए थे। अब चुनाव है तो हर नेता जनता के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, लेकिन ये दोनों दौर अहम हैं। अहम इसलिए क्योंकि इन दोनों सभाओं के जरिए युवाओं पर डोरे डाले गए। अब सवाल है कि युवाओं को क्यों लुभाया जा रहा है। इसका जवाब है सत्ता की चाबी। 2019 के इस महासमर में सत्ता की चाबी इस बार पूरी तरह से युवाओं के हाथ में है। चुनाव आयोग के आंकड़ों को समझे तो लोकसभा चुनाव में इस बार करीब 280 से ज्यादा सीटों पर युवा निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में जिन सीटों पर जीत का जितना औसत अंतर था, उस अंतर के अनुपात में देखें तो उतने नए युवा वोटर इस बार बाजी पलट सकते हैं। 1997 और 2001 के बीच जन्मे ये वो वोटर हैं जो पिछली लोकसभा चुनाव के वक्त 18 साल से कम के थे। हालांकि इनमें से कईयों ने विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया होगा, लेकिन इस बार ये युवा वोटर देश का भविष्य तय कर सकते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसी 282 लोकसभा सीटों में से 217 सीट देश के 12 बड़े राज्यों में है, जिनमें पश्चिम बंगाल में 32, बिहार में 29, उत्तर प्रदेश में 24, कर्नाटक में 20, तमिलनाडु में 20, राजस्थान में 17, केरल में 17, झारखंड में 13 सीट, आंध्र प्रदेश में 12, महाराष्ट्र में 12, मध्य प्रदेश में 11 सीटें और असम में 10 सीटें हैं। यानी तकरीबन 8 करोड़ वो युवा जो पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त 18 साल से कम के थे, वो इस बार पूरे जोशो खरोश के साथ देश की नई तकदीर लिखने को तैयार हैं। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल इन युवा वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश करने में चूकना नहीं चाहता। अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने इसी क्रम में अपनी कई सभाएं की, तो आज इसी के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष अपने अलग अंदाज में
युवाओं के बीच चेन्नई के स्टेला मैरिज कॉलेज फॉर वुमेन पहुंचे, जहां उन्होंने एक छात्रा के सवाल का जवाब देते हुए युवाओं को खुश करने वाले कई वादे किए। बहरहाल तमाम राजनीतिक दलों को ये बेहतर पता है कि जोश से भरपूर युवाओं का साथ जिसे भी मिला उसकी पौ 12 हो जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर युवा वोटरों की नजरें इनायत इस बार होगी किस पर? उन पर जो सालों से सत्ता चला रहे हैं या फिर उन पर जो कुछ कर गुजरने का वादा दोहरा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बार युवा वोटर हर किसी की, किसी भी नेता की तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि कौन सी पार्टी यूथ को बूथ तक लाने में कामयाब हो पाती है। बहरहाल देश में चुनावी बिगुल बज चुका है, अब बारी जनता की है। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए एक अपील भी की है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में देश के तमाम पार्टियों और मशहूर हस्तियों को टैग भी किया है। मिशन 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां चुनावी महासमर में कूद चुकी हैं। पक्ष विपक्षी नेता वोटरों को लुभाने के लिए गूढ़ा गणित कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी का विपक्षी पार्टियों के नेताओं को किया गया ट्वीट सुर्खियां बटोर रहा है। मैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन से अपील करता हूं कि लोकसभा चुनाव में लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करें। मतदान के लिए बड़ी संख्या का आना लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती के लिए अच्छा रहेगा। पीएम मोदी यही नहीं रुके। ऐसा ही संदेश चंद्रबाबू नायडू, एचडी कुमारस्वामी, नवीन पटनायक और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को भी टैग किया। साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी जागरूक करने की अपील की। पीएम के जागरूकता अभियान का सिलसिला देश की नामी ग्रामी हस्तियों तक भी पहुंचा, जिसमें देश के नामी फिल्मी सितारे, खेल जगत के दिग्गजों समेत आध्यात्मिक गुरु भी पीएम के ट्वीट की गई अपील में शामिल हुए। पीएम मोदी का जागरूकता अभियान ट्वीट देश के सभी दिग्गजों के पास गया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के ट्वीट टैग से वंचित रह गए। जैसे ही पीएम मोदी का ट्वीट धुर विरोधियों के पास पहुंचा, विपक्षी नेताओं ने भी पीएम के ट्वीट पर जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, दिल खुश हुआ कि प्रधानमंत्री जी महागठबंधन से महापरिवर्तन की अपील कर रहे हैं। मैं भी सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और नया प्रधानमंत्री चुनें। वहीं पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी नेता को टैग नहीं किया, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने सवाल जरूर पूछ लिया। सरकार को चुनने का अधिकार लोगों को देना चाहिए। आप जिस तरह के लोकतंत्र के बारे में ट्वीट कर रहे हैं, उसकी ये पहचान है। कृपया हमें अपनी सरकार चुनने के लिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार दें। खैर, चुनावी विसात बिछ गई है। पीएम ने ट्वीट के जरिए भारी संख्या में मतदान के लिए जागरूक करने की अपील की, लेकिन विपक्षी इसे सियासी चश्मे से देखने से बाज नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो अब आई है जनता की बारी, इसलिए अपनी बारी का भरपूर लाभ उठाइए। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क यानी न्यूज़ 18 आपसे अपने लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल करने की अपील करता है। लोकतंत्र हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया हमें एक बहुमूल्य उपहार। अब समय आ गया है कि हम इसकी गरिमा को और मजबूत बनाएं। भारत 17वें लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, तो ये समय हमारा है कि हम लोकतंत्र के इस जश्न में शामिल हो जाएं, एकजुट हो जाएं, अटूट बन जाएं, अपने लोकतंत्र की अभूतपूर्व मिसाल का विश्व में प्रदर्शन करें, गौरवान्वित करें अपने देश को। बंदूक की गोली से भी शक्तिशाली है इस वोट की ताकत, तलवार का पराक्रम भी इसके सामने क्षीण है। नेटवर्क 18 प्रस्तुत करता है लोकतंत्र के इस जोश को। बटन दबाओ, देश बनाओ। एक अभियान जो आपको अपने सपनों का देश बनाने के लिए प्रेरित करता है। लोकतंत्र जिसके लिए आपका दिल धड़कता है। देश को आपकी जरूरत है। आगे आए और मतदान करें। सुनिश्चित करें कि मतदान सूची में आपका नाम है, या फिर मतदान कार्यालय में जाकर अपना नाम पंजीकृत करवाएं। बटन दबाओ, देश बनाओ। नेटवर्क 18 की पहल। तो 2019 के चुनाव में घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। बहरहाल महागठबंधन की बात कर लेते हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच अभी भी फंसा हुआ है। दिल्ली में 7 घंटे की मैराथन बैठक चली, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। 7 घंटे की मैराथन बैठक, ठोस नतीजा फिर भी नहीं।
मंथन से निकलेगा महागठबंधन का मंत्र। जी हां, महागठबंधन में सीट शेयरिंग न हुई, बिरबल की खिचड़ी हो गई कि पक ही नहीं रही। दिल्ली में 7 घंटे की मैराथन बैठक के बावजूद महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फैसला नहीं हो सका। महागठबंधन के महारथी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो बेहतर तालमेल का दावा जरूर किया, लेकिन ये भी जता दिया कि अभी कुछ और वक्त लगेगा। अब देखें संख्या क्या होगा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 2-4 दिन का समय आप लोग दे दीजिए। सब हम साथ मिलके 7 घंटे सिर्फ आराम नहीं कर रहे थे, हमने एक एक सीट पे बैठ के तालमेल के साथ तय किया है। कैमरे की आंख को, प्रिंट मीडिया की पेन को कब बताना है वो भी एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर हमारा तालमेल नहीं हुआ होता तो आपके सामने हम अभी नहीं होते। शक्ति सिंह गोहिल भले ही एकजुटता का दावा करें, लेकिन बीजेपी नेता महागठबंधन पर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि बैठक का क्या फायदा जब नेता का ही पता नहीं। जनता मन बना चुकी है फिर से एनडीए और फिर से नरेंद्र मोदी। जो गठबंधन के भाग है उसका कोई भविष्य है नहीं, तो जरा घोषित करके सबसे पहले इस गठबंधन के लोग ये बता दें कि उनका आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और शायद लालू जी की बड़ी इच्छा रही होगी, लेकिन अब समय चूक गया। हम बिहार में विपक्ष को तो समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। एक भी सीट मिलने वाला नहीं है। कोई हमारे सामने, एनडीए के सामने कोई महागठबंधन कहीं कोई दिखाई देने वाला नहीं है। जिस ढंग से महागठबंधन में बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन ऐलान नहीं हो पा रहा, उससे तो यही लगता है कि ऑल इज नॉट वेल। कहीं ना कहीं पेच फंसा है जो महागठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सवाल है कि क्या इस बार दागी छवि के उम्मीदवारों से पार्टियां परहेज करेंगी, क्योंकि पिछले आंकड़े डराने वाले हैं। शहाबुद्दीन, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, राजन तिवारी, पप्पू यादव, सुनील पांडे, ये वो नाम हैं जिनका अपराध की दुनिया में बड़ा नाम रहा है, लेकिन अब ये सभी सफेद कुर्ता पहनकर माननीय बन चुके हैं। एडीआर की रिपोर्ट पर गौर करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में देश भर के 543 सांसदों में 185 के विरुद्ध अलग अलग थानों में आपराधिक मामले दर्ज थे। अगर प्रतिशत में बात करें तो 34% दागी छवि वाले लोकसभा सांसद बन बैठे। जो संकेत मिल रहे हैं और जिन जिन क्षेत्रों में दावेदारी प्रत्याशियों के द्वारा किए जा रहे हैं, उससे अनुमान है कि सभी पार्टियां इस बार दागियों को टिकट देने में जरा सा भी गुरेज नहीं करेंगे। बात बिहार की जाए तो बिहार के 40 में से 28 सांसद के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज थे। ऐसे लोगों को लोकसभा की सदस्यता दिलाने में सबसे ऊपर नाम आरजेडी, कांग्रेस और एनसीपी का रहा। इन पार्टियों के 100% सांसद दागी छवि के ही थे। वहीं बीजेपी, जेडीयू और आरएलएसपी की भी स्थिति कमोवेश वही रही। बीजेपी के 22 में से 14 सांसद दागी श्रेणी में थे। जेडीयू के भी 2 में से 1 के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज है। आरएलएसपी के 3 में से 2 सांसद दागी छवि के थे। हालांकि इसके बावजूद इन दलों के नेता ये दलील देते हैं कि ये तो दुनिया की मांग है, यहाँ के वोटरों के पसंद है। समाज हमारा जिस ढंग का बना हुआ है उसमें आप परिवारवाद का जो हल्ला उठता है, इसका हल्ला उठता है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। जनता इन चीजों पर, इस डिबेट पर यकीन नहीं करती। कि पॉलिटिकल केस है, धरना प्रदर्शन में कोई उस पर भी केस हो गया तो वो केस का प्रकार अलग है ना। एक भ्रष्टाचार के आरोप पे है तो वो केस का प्रकार अलग है। इसलिए गंभीर जो आरोप का प्रकार रहता है, उसके प्रकार के आरोप को अगर कैटेगराइज करेंगे तो कहीं न कहीं बहुत दूर तक पैमाना तय करता है वो महागठबंधन से जुड़े हुए लोगों का। नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार, क्रिमिनलिज्म और इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। देश और दुनिया जानती है, इसलिए जो दल देते हैं उनसे जाके बात कीजिए। दागी का मतलब यह है जो कोर्ट से कन्विक्शन जिसका हो गया है वह दागी है। अगर कोई एलिगेशन लगा लेता है
और उस पर केस चल रहा है तो वह दागी नहीं कहा जाएगा जब तक कि कोर्ट से कन्विक्शन उसका नहीं हो जाए। मतलब सियासी दल के नेता बात जरूर स्वच्छ और ईमानदार राजनीति की करते हैं, लेकिन इनको बाहुबलियों के दामन पर लगे दाग से परहेज नहीं है। अब फैसला जनता के हाथ में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन बिहार के सियासत के कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी नैया किस ओर लगेगी अब तक क्लियर नहीं हो सका है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी हुआ हो, सियासी खेमेबंदी काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन बिहार की सियासत में कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा पहले बहुत ज्यादा थी, अब वो सुर्खियों से गायब दिख रहे हैं। इनकी नाव अब भी डोल रही है। जैसे मांझी जी कभी रूठते हैं तो कभी मान जाते हैं, पप्पू यादव कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगते हैं तो कभी कांग्रेस से समर्थन की गुहार लगाने लगते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिस उम्मीद से महागठबंधन में गए थे, लगता है वो पूरा नहीं हो रहा। कमोवेश यही हाल शरद यादव और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का है। मतलब ये नेता अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं और विरोधी तंज कस रहे हैं। अपने अपने स्वार्थ के कारण इन लोगों की स्थितियां आज कहीं न कहीं हास्यास्पद बनी हुई है। जीतन जी आपको छोड़ के चले गए, अब वो तो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना स्वतंत्र है। हालांकि कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं मानते। ये किसने कहा कि जीतन राम मांझी जी गठबंधन में नहीं है या मुकेश सहनी नहीं है? मैं समझता हूं ये तमाम नेता महागठबंधन के प्रमुख हिस्सा हैं और इन सब की अपनी अपनी भूमिका है। अब कांग्रेसी चाहे जो कहें, लेकिन हालात कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उम्मीद बहुत की थी, अब बहुत कम से गुजारा करना पड़ रहा है। मतलब मरता क्या न करता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। और इस चुनावी संग्राम में धनबाद लोकसभा सीट हॉट केक बन गई है। महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है। अब टिकट के लिए दिग्गज नेता दिल्ली दरबार में दौड़ लगा रहे हैं। धनबाद लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में है। पार्टी के कई दिग्गजों ने धनबाद लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी जताई है और दिल्ली दौड़ शुरू कर दी है। धनबाद जिला कमेटी से कुल 19 नाम भेजे गए हैं, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री ददई दुबे, पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार दुबे और मयूर शेखर झा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ नेता सीधे दिल्ली के संपर्क में लॉबिंग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक इस बात से नाराज हैं कि पार्टी नेतृत्व बाहरी नेताओं को जबरन थोप देती है, जिससे अंतर्कलह बढ़ जाता है। बाहर उम्मीदवार को देख करके जो है आज के दिन में हम लोगों को जो है कद छोटा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो 5 साल से आदमी काम करता रहता है वो नाखुश हो जाता है। पेच सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही नहीं है, महागठबंधन के घटक दल भी आंख दिखा रहे हैं। निरसा के मासस विधायक अरूप चैटर्जी ने कांग्रेस नेतृत्व को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे लोग गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन सम्मानजनक समझौता अगर नहीं हुआ तो मासस भी धनबाद लोकसभा से अपना उम्मीदवार देने को बाध्य होगी। एक बात है जो मासस सबसे दमदार तरीके से लड़ेगी और अगर भाजपा को कोई हरा सकती है तो मासस ही हरा सकती है। वहीं इस दिल्ली दौड़ और उम्मीदवार की तलाश पर सांसद पीएन सिंह चुटकी ले रहे हैं। रंगदारी की समस्या रंगदारों के द्वारा है, पीएन सिंह नहीं है और जनप्रतिनिधियों का भी नाम आता है रंगदारों में, उसमें पीएन सिंह बहुत कोसों दूर है। जहां एनडीए के तहत किसी उम्मीदवारी को लेकर किचकिच नहीं दिख रही है, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की लंबी सूची देखने को मिल रही है। कहा तो यह जा रहा है कि जिला कमेटी से ही 19 नाम दिल्ली को भेजे गए हैं। अब इसमें किसकी किस्मत चमकेगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल धनबाद लोकसभा का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। कैमरामैन शहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद।
उधर अररिया में गुर्बत और राजनीतिक रूप से उपेक्षित हिंदू बाहुल्य अररिया लोकसभा सीट, जहां आजादी के बाद से ही जाति आधारित चुनाव होता रहा है। यहां 40 से 42% अल्पसंख्यक तो 60% के करीब हिंदू समाज के वोटर जनप्रतिनिधि चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन चुने गए प्रतिनिधि यहां की जनता को विकास का बायोस्कोप दिखाकर आज तक सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि माय समीकरण के दम पर ही यहां जनप्रतिनिधि जीत रहे हैं। इसलिए तो सीमांचल में माय समीकरण पर सफल दावेदारी की ओर में, जहां एक तरफ आरजेडी का कुनबा है, वहीं एनडीए इस बार के चुनाव में वैसे चेहरे की तलाश में है जो महागठबंधन की गांठ खोलने में सफल हो सके। यहाँ के लोग जो है कितनों मुबारकबाद में जो उसका शुक्रिया अदा करो वो कम है। बड़ा सीधे साधे लोग, भूल भुलैया में आज 71 साल के बाद विकास के बारे में कहना तो मैं मान, कितने सीधे।